नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे भौतिक विज्ञान की जो बुक है हमारी, उसमें हम लगातार वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रत्येक यूनिट का, जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं बुक में। तो आज अपने जो यूनिट नंबर 6 तक कर चुके हैं, अपने काइनेमेटिक्स की थी लास्ट टाइम। आज अपने वेक्टर वाली यूनिट करेंगे। और वेक्टर जो आप पढ़ते हैं 11वीं क्लास में, समतल में गति के साथ टॉपिक है वेक्टर, उसमें पढ़ते हैं आप। और इसके लिए आपको जो एनसीईआरटी की बुक में जितना वेक्टर के बारे में दिया है वो सफिशिएंट है, उसके आधार पर आप प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी आपको सदिश के बारे में जानकारी दी गई है वो सारी आपको पढ़नी चाहिए कि सदिश, मेन तो सदिश योग कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का योग कैसे करते हैं। इसके अलावा सदिश योग के जो नियम है, सबसे ज़्यादा यूज होता है समांतर चतुर्भुज का नियम है। उसके अलावा इकाई सदिश क्या होते हैं, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, और सदिशों का गुणनफल है। मेन तो ये है सदिशों गुणनफल, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, उस पर ही लगभग क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने स्टार्ट करेंगे अब। एक ही पार्ट में इसको खत्म कर देंगे अपने आज। बुक आ चुकी है बाजार में, आप डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स से संबंधित, अलग अलग एग्जाम में आपके सिलेबस से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन इस बुक में समाहित हैं, उससे एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। और बुक भौतिक विज्ञान के अलावा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की भी आप कॉम्बो में भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, 2 पॉइंट टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके अलावा आगामी दिनों में हम नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, तीन सदिश पी वेक्टर हैं, एक सदिश पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है तथा आर वेक्टर है। इस प्रकार है कि मॉड पी वेक्टर, मतलब पी वेक्टर का परिमाण बराबर है किसके, क्यू वेक्टर के परिमाण के, और आर वेक्टर का परिमाण है √2 पी वेक्टर का परिमाण, यानी कि आर वेक्टर का परिमाण और पी वेक्टर का कितना गुना है, √2 गुना है। इसके अलावा आपको ये भी दे रखा है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों का सदिश योग कितना है, 0 है। सदिश पी वेक्टर व क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर व आर वेक्टर तथा पी वेक्टर व आर वेक्टर के मध्य का कोण क्या होगा, वो आपको बताना है। तो इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले हम जो पी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, और क्या है, आर वेक्टर का मान पी वेक्टर में दे रखा है और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर बराबर है। तो यदि हम पी वेक्टर को मान लो x मान लें, पी वेक्टर के परिमाण को x मान लें, तो क्यू वेक्टर का परिमाण भी कितना हो जाएगा, x, और आर वेक्टर का परिमाण हो जाएगा √2x। इसके बाद हम सारी कार्रवाई इसके साथ करेंगे, इससे पूरी कार्रवाई कर लेंगे। तो हम पहले से मान लेंगे ये कि माना पी वेक्टर का जो परिमाण है वो कितना है, x, लेकिन पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का परिमाण बराबर है। तो क्यू वेक्टर का परिमाण भी हम कितना मान लेंगे क्या, अगर पी वेक्टर का परिमाण x है तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर बराबर है, तो क्यू वेक्टर का परिमाण भी कितना होगा, x होगा। इसी प्रकार आर वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, तो आर वेक्टर बराबर क्या है, आर वेक्टर बराबर है √2 पी वेक्टर, तो √2 आ जाएगा, पी वेक्टर से क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि आर वेक्टर बराबर यदि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है, तो आर वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये होता है। यानी कि इधर आर है, इन दो के योग के बराबर है, तो आर का परिमाण कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, इससे निकाल देंगे हम।
ये हमने पढ़ा हुआ है, इसी आधार पे हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला ये हमारे को ये पता है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर प्लस आर वेक्टर बराबर कितना है, 0 है। तो सबसे पहले आपको किसके बीच में कोण देखना है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में कोण देखना है। तो मैं आर वेक्टर बराबर लिख सकता हूं माइनस का पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है इसी समीकरणों, क्योंकि अब जो थीटा है, ये थीटा किसके बीच का कोण है, पी और क्यू के बीच का। तो मतलब जब आर निकालूंगा तो पी और क्यू के बीच का कोण आएगा, और जब मैं पी निकालूंगा, पी बराबर आएगा क्यू प्लस आर, तो मतलब पी निकालूंगा तो क्यू और आर के बीच का कोण आ जाएगा, और यदि मैं क्यू निकालूंगा तो पी और आर के बीच का कोण आ जाएगा। ऐसे करना है अपने। तो करते हैं इसको आगे। हम हमारी तरफ से मान लेंगे कि जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, पी वेक्टर व क्यू वेक्टर के बीच का कोण, क्योंकि 3 कोण निकालने हैं तो हम बीच का कोण जो है वो मान लेंगे θ1 है। कितना है, θ1। तो आर वेक्टर बराबर होगा माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो क्या आएगा, वर्ग करेंगे, इधर आएगा आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर करेंगे अपने। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर करेंगे, तो ये तो इधर ऐसे कैसा रहने देंगे, आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आएगा पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर आता है, ये पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। तो क्या आएगा, ये पी वेक्टर का परिमाण प्लस क्यू वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2, ये डॉट में है, ये सॉरी यहीं सीधा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है, ये पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है। तो ये आएगा पी वेक्टर का परिमाण, क्यू वेक्टर का परिमाण और कोस θ1, ये आ जाएगा। एक्चुअल में हुआ यही है, ये जो काम हुआ ना वही काम किया हमने, हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं। लास्ट में रिजल्ट ही यार आप देख लीजिए, ये 20 का स्क्वायर कर दूं तो ये वाली रकम आ जाएगी। अब आपको सारे मान रख देने की, आर वेक्टर का मान कितना है, परिमाण कितना है, पी वेक्टर का परिमाण कितना है और क्यू वेक्टर का परिमाण कितना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं कितना कितना है मान। तो आर वेक्टर का परिमाण कितना दिया हुआ है, √2x। तो मैं यहां लिखूंगा √2x का होल स्क्वायर बराबर पी वेक्टर का परिमाण कितना है, x, तो पी वेक्टर का स्क्वायर है यहाँ, तो x का स्क्वायर आएगा, प्लस में क्यू वेक्टर का भी क्या आएगा, स्क्वायर, प्लस में 2x गुणा x और कोस θ1, ये आ जाएगा। अब इधर सोल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर बराबर ये भी 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर और कोस θ1, ये आ जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, मतलब यहाँ 0 बच जाएगा, मतलब ये इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 हो जाएगा, इधर आएगा 2x स्क्वायर कोस θ1 या कोस θ1, ये इधर गुणा में है, ये वाली संख्या भी इधर आएगी तो 0 हो जाएगी। तो कोस θ1 बराबर कितना आ जाएगा, 0, और θ1 बराबर कितना आएगा, तो θ1 बराबर आएगा कोस इनवर्स 0, और कोस का मान 0 कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। ऐसे कर देंगे। अब आपको किसके बीच का कोण चाहिए, क्यू व आर के बीच का। तो क्यू व आर के बीच का कोण चाहिए, तो मैं समीकरण को कैसे लिखूंगा, उस साइड में क्यू और आर रख लूंगा और इधर क्या लिखूंगा, पी। तो पी वेक्टर बराबर होगा क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, और इनके बीच का कोण मैं कितना मान लूंगा, θ2, और फिर वापिस यही काम करूंगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पी स्क्वायर, यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ आएगा आर स्क्वायर, यहाँ -2
क्यू आर कोस थीटा 2 और उसको आप हल करेंगे फिर। तो अपने देखते हैं इसमें आगे कैसे हल किया हुआ है। तो ये मान तो आ ही गया, ये थीटा 1 का मान 90 डिग्री आ गया। अब क्यू व आर के बीच का कोण थीटा 2 हो तो हम लिख सकते हैं क्यू प्लस आर वेक्टर, क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर माइनस पी वेक्टर। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो यही बनेगा। वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर कोस थीटा 2 बराबर पी स्क्वायर। अब ये सारे मान रख देंगे इसमें। तो मान रखेंगे तो Q का मान एक्स स्क्वायर है, P का मान कितना है, R का मान कितना है √2x, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 √2x किसका मान है, ये 2 तो आएगा, √2x है वो किसका मान है, R का मान है, और Q का मान x है, और cos थीटा 2 इसको सोल्व करेंगे तो cos थीटा 2 बराबर आएगा माइनस का 1/√2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस का 1/√2। तो थीटा का मान माइनस 1/√2 कितने डिग्री पे होता है, 135 डिग्री पे होता है। तो Q व R के बीच का कोण कितना आएगा, 135 डिग्री। अब है किसके बीच में ज्ञात करना, लास्ट P व R के बीच में कोण थीटा 3 हो तो P वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर माइनस Q वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसको अगर आपका ये आ गया तो ये अपने आप आ गया, क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, इसमें ये किया है Q प्लस R बराबर माइनस P है। अब क्या कर दिया आपने, P प्लस R बराबर माइनस Q, लेकिन आपको पता है P और Q तो बराबर है, P और Q क्या है, बराबर। इसका मतलब है कि जितना एंगल Q ने R के साथ बनाया है उतना ही एंगल P है वो R के साथ बनाएगा। तो आप हल करेंगे तो यही मान आएगा थीटा 3 बराबर 135 डिग्री। तो ऑल ओवर जो एंगल आएंगे P व Q के बीच का एंगल कितना आएगा, बीच का एंगल 90 डिग्री, और इनके बीच का कोण 135 और इसके बीच का भी कोण 135। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वही सही हो जाएगा। ऐसे करेंगे, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, लेकिन कोई अलग नहीं है, बस सदिश योग का आपको पता होना चाहिए बस, और वर्ग कैसे कर सकते हैं सदिशों का वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अब। x का मान जिसके लिए दो सदिश a वेक्टर बराबर 5i के प्लस 2j के माइनस 4k के तथा b वेक्टर बराबर 4i के प्लस xj के माइनस 5k के परस्पर लंबवत हो गए यदि x का मान है। तो आपको ये बताया कि दोनों सदिश लंबवत हैं, तब x का मान बताना है। तो जब ऐसा प्रश्न आए कि दो सदिश दे रखे हैं और ऐसे बोला कि लंबवत हैं, और फिर कोई x या कोई c बीच में कोई मान पूछ ले, तो आप सदिशों का अदिश गुणनफल यूज करेंगे। तो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो हमारे को पता है सदिशों का अदिश गुणनफल को लिखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a का परिमाण b का परिमाण और कोस थीटा, ये होता है। तो हम जो हमारे पास मान उपलब्ध है वो रख देंगे। तो a वेक्टर का मान कितना है आपका, तो प्रश्न में दिया a वेक्टर का मान है 5i के प्लस 2j के माइनस 4k के डॉट b वेक्टर का मान कितना है, तो b वेक्टर का मान है 4i के प्लस x j के माइनस 5k के बराबर a b और कोस थीटा का मान कितना है, परस्पर क्या है, लंबवत है। a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत, यानी कि थीटा का मान आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो मुझे a और b के परिमाण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कोस थीटा यानी कोस 90 रखती, कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, तो इधर वाली टर्म है वो पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो इधर वाली टर्म तो हो जाएगी 0। अब अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, तो अदिश गुणनफल जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है, तो a वेक्टर का घटकों के रूप में मान रख दिया और b वेक्टर का घटकों के रूप में मान रख दिया। अब गुणा कैसे होगा, तो आई कैप का गुणांक आई कैप के साथ गुणा होगा, जे कैप का गुणांक जे कैप के साथ, और के कैप का गुणांक के कैप के साथ, निशान के साथ, जो निशान है वही। तो यहाँ आई कैप का गुणांक कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 4, तो आएगा 5 गुणा 4। बस आई कैप नहीं लगाना है, क्योंकि अदिश गुणनफल का मतलब है कि लास्ट में जो राशि प्राप्त होगी अदिश राशि, और अदिश राशि के मान में कभी भी आई जे के नहीं होता, क्योंकि ये दिशाएं होती है और दिशा तो अदिश की होती ही नहीं है। अब प्लस का निशान लगाऊंगा मैं,
प्लस का लगाना निशान पहले तो, फिर 2 गुणा में क्या करूंगा x, इसको मैं ऐसे x बना देता हूं, तो आएगा 2 गुणा में x, फिर प्लस का निशान। अब क्या है, अब है -4, ये के का गुणांक -4 लेना है निशान के समेत, और इधर क्या है -5, ये गुणा में दोनों ना, तो ये आएगा 20 प्लस में 2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x + 40 बराबर 0। तो 2x बराबर आएगा -40, तो x बराबर ये 2 गुणा में इधर आके किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये आएगा -20। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, -20। ऐसे कर देंगे। आगे भी आएंगे ऐसे प्रश्न, बहुत बार आते हैं ऐसे प्रश्न अदिश गुणनफल पर। आगे चलते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टरों का योग का परिमाण बराबर है दोनों वेक्टरों के अंतर के परिमाण के बराबर है दोनों, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके परिमाण निकालूं, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करके परिमाण निकालूं, दोनों मान है वो आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये आपको दिया हुआ है। ए व बी परिमित है, तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से ये क्या बताना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन, कि ए बी के समांतर है, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं, तो अगर दोनों बराबर है जोड़ेंगे तो डबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये मान कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये कह रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, तो ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण बराबर हो गया, तो भी कल को इनमें से एक रकम 0 हो जाएगी, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो जाए, पक्की बात, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, माइनस का लेंगे या अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, तो आप समझ रहे हैं बात। तो ये दोनों संभव नहीं है। अब 2 बचे, ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है समांतर, और ए वेक्टर था बी वेक्टर परस्पर क्या है लंबवत है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, मतलब इनके बीच का एंगल निकालना है, ए व बी के बीच का कोण निकालना है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, कोण। बीच का कोण निकालते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम जो दिया वही ले लेते हैं, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इधर इधर ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये भी ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो इधर बनेगा 2ab cos थीटा, और इधर भी क्या बनेगा माइनस का 2ab cos थीटा। जब मैं ये से ए लिख रहा हूँ, ए का मतलब है ए वेक्टर का परिमाण, चाहे मैं ए वेक्टर का परिमाण लिखूं या ऐसे लिखूं बी वेक्टर का परिमाण, या सीधा बी लिखूं, ये दोनों एक ही बात है। मोड लगाए तो वो सीधा बी ही होता है। ये माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2ab cos थीटा, और इधर ये भी आके 2ab cos, टोटल कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा 0। तो cos थीटा बराबर कितना होगा, तो ये इधर गुणा में है, इधर चला जाएगा 0 की साइड, आपको पता है गुणा वाली संख्या 0 की साइड में जाते हैं 0 हो जाता है सब कुछ। या यूं कहें कि 4ab cos थीटा बराबर 0 है, तो या तो 4 0 हैं, या a का मान 0 या b का मान 0 या cos थीटा का मान 0। तो आपको पता है a और b तो सदिश है, इनके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इनके मान 0 नहीं है ना, 4 का मान कभी 4 तो 4 होता है, 4 का मान 0 नहीं, तो इनमें से किसका मान 0 संभव है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर cos इनवर्स 0। cos का मान 0 कितने डिग्री पे आता है 90 डिग्री पे, और थीटा किसके बीच का कोण था, a और b के बीच का। इसका मतलब है कि थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ए वेक्टर हैं वो लंबवत हैं किसके, बी वेक्टर के। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं अब। ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है बढ़िया से, आप चेक कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं, आराम से समझ में आएगा आपको ये। आगे चलते हैं अब। अगला प्रश्न है, यदि ए वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप, तब 4a वेक्टर का परिमाण है। 4a वेक्टर मतलब आप कुछ नहीं करना, जो ए वेक्टर दिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। यानी कि 4 है वो आई कैप के घटक के साथ भी गुणा होगा और जे कैप के घटक के साथ भी गुणा, और इसका परिमाण निकालना है। तो जो ए वेक्टर है वो कितना है, 6i कैप माइनस 8j कैप। लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है 4a वेक्टर। तो हम मान लेते हैं कि 4a वेक्टर को करने के बाद जो आएगा वो नया वेक्टर आएगा, वो b वेक्टर होगा। मतलब b वेक्टर बराबर कितना है, 4a वेक्टर। तो कितना आएगा ये b वेक्टर बराबर 4a वेक्टर का मान कितना है, 6i माइनस 8j, कितना आएगा ये 24i माइनस 32j, ये आ जाएगा। अब आपको बी वेक्टर का क्या निकालना है, परिमाण। बी वेक्टर पढ़ना मतलब 4a वेक्टर का परिमाण निकालना है आपको। तो कितना आएगा, तो कैसे करते हैं, तो आपको एक प्रश्न पढ़ा हुआ है ऐसे, प्रश्न क्या फॉर्मूला की, अगर कोई सदिश है जिसका घटकों में वियोजन इस प्रकार है कि सदिश का त्रिविमीय में वियोजन होता है, ये ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, तो जो आई जे के घटक है उनका वर्ग करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप का घटक कौन है, वाई एक्स पे घटक ए वाई और जेड एक्स पे घटक कितना है, ए जेड, उसका होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला। ए एक्स के आई कैप का गुणांक, तो अब अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ए एक्स कितना है हमारे पास 24, तो मैं यहां लिखूंगा 24 का स्क्वायर, प्लस में ए वाई कितना है हमारे पास माइनस 32, कितना है माइनस 32, तो माइनस 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जब स्क्वायर करेंगे अपने, तो हम आगे देख लेते हैं स्क्वायर क्या किया है। 24 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर निकाल के आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 1600 आ जाएगा सीधा। आप ये कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जो परिमाण आएगा 1600 का रूट कितना होता है 40, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 40। कितना आएगा 40, ये इसका आंसर होगा 40। अब है आगे, ए वेक्टर बराबर है 2i के प्लस 4j के, कोमा बी वेक्टर बराबर है 5i के माइनस 7j के, तथा सी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो मतलब आपको प्रश्न में दिया है कोई सी वेक्टर है जिसका परिमाण मान है जो है वो सी वेक्टर वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। और आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान भी दे रखे हैं। तो ए वेक्टर का मान क्या है 2i प्लस 4j, यहाँ प्लस का निशान, बी का मान कितना है 5i माइनस 7j, यही है मान। तो अब कैसे जोड़ेंगे, तो आई कैप का आई कैप में जोड़ देंगे और जे कैप का जे कैप, सिंपल जोड़ है ये। तो आई कैप के लिए कितना, ये 2 प्लस 5 जे कैप, और फिर है प्लस का, सॉरी जे कैप नहीं आई कैप है, और ये आएगा 4 माइनस 7 जे कैप, क्योंकि निशान माइनस का ये, तो ये आएगा 7 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप, ये सी वेक्टर आ गया। अब आपको सी वेक्टर का क्या ज्ञात करना है, परिमाण। तो परिमाण आपको अभी बताया था ज्ञात करना कि आई कैप का गुणांक है उसका वर्ग कर दो, प्लस में जे कैप का गुणांक है उसका वर्ग कर दो, और के कैप नहीं है तो फिर अब आप ऐसे लिख सकते हो 0 स्क्वायर, लेकिन 0 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो 7 7 49 प्लस में 9, ये कितना आएगा रूट में 58, रूट में कितना आ जाएगा 58। तो ये सी वेक्टर का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। साथ साथ आप बुक आपके पास है, आप आंसर की मैच करते जाएं। हो सकता है कि आंसर की में कोई आंसर ऊपर नीचे हो गया, मतलब बी की जगह डी लग गया हो, तो वो आप
चेक करते जाएं साथ साथ। यदि ए वेक्टर बराबर, छोटा ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, व बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तथा सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 5k कैप हो, तो इन तीनों सदिशों के समतलीय होने के लिए स्थिरांक p का मान। समतलीय शब्द से मतलब है कि तीनों सदिश एक ही समतल में, और समतलीय होने की कंडीशन क्या है, ऐसे होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, समतलीय के लिए कंडीशन है, समतलीय होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो तीन सदिश दिए हैं, पहला सदिश डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि ये दोनों का पहले सदिश गुणनफल करना है। कौन सा गुणनफल, सदिश गुणनफल, और इस सदिश गुणनफल का उत्तर जो आएगा उसको ए वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल करना है, ये काम करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। या अपने करते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अलग से निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर अलग से निकालें अपने, तो क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम सारणिक विधि से निकालते हैं। कौन सी विधि से, सारणिक विधि। सारणिक विधि क्या होती है, तो सारणिक विधि होती है कि पहले आप यहाँ लगाएंगे आई, यहाँ लगाएंगे जे, और यहाँ लगाएंगे के। पहले कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, बी। तो अब आपको देखना है, ये आई है, इसके नीचे बी के तीनों गुणांक लिखे जाएंगे और यहाँ सी के तीनों गुणांक लिखे जाएंगे। तो देखिए बी वेक्टर ये है, और यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब आई कैप के साथ गुणा में कितना है, 1 है। और जे कैप का गुणांक कितना है, 2, जे कैप के नीचे लिख देंगे, और के कैप का गुणांक है -3। इतना काम कर देंगे। उसके बाद सी का देखो, सी क्या है, सी के लिए आई कैप का गुणांक कितना है, 3। पहले बी का लिखा है क्योंकि बी पहले और सी बाद में। और जे कैप का गुणांक कितना है, छोटा पी है, और ये कितना है, के कैप का गुणांक 5 है। तो ये हमारी सारणिक बन गई है। अब गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने के लिए आप पहले ही ब्रैकेट बना लो 3, ये आई कैप का ब्रैकेट, फिर ये पहला निशान प्लस का होता है ब्रैकेट के आगे, और दूसरे ब्रैकेट के पहले निशान माइनस का, और ये कौन सा कैप होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप, और तीसरा वापिस प्लस, और ब्रैकेट में कौन सा कैप होगा, के कैप। ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब करना क्या है, पहला ब्रैकेट किसका, आई कैप का है, तो आप आई कैप के सीधे में देखिए 2 लाइन है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इन दोनों को ढक देना ऐसे, इन दोनों को ऐसे ढक देंगे। तो आपको कितने अंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ही अंक दिख रहे हैं ना, 2 -3 और पी 5, यही दिख रहे हैं। तो इन दो मतलब ये लाइन और ये लाइन ब्लॉक हो गए, तो यही बचे। अब ये बचे तो ये आई कैप है, ये था 1 और ये है 2, तो ये 4 बच गए। फिर क्या करना है, पहले ऐसे करना है, 2 को 5 से गुणा, तो 2 गुणा 5, ये सिंपल गुणा है जो आप करते हैं। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, मतलब इनको गुणा करके माइनस ये गुणा कर देंगे। ये गुणा कितना है, ये है -3 गुणा में पी, यही है। इसी प्रकार आगे वाले में कौन, जे कैप, तो जे कैप की सीध में 2 लाइन, एक तो ये बीच वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन। तो कौन कौन बचेंगे, 1 और 5, तो 1 और 5 को गुणा करेंगे पहले, 1 गुणा 5, फिर अपने करेंगे -3 गुणा 3, क्योंकि ये वाली लाइन तो बंद है, -3 गुणा 3। तो यहाँ निशान किसका आएगा, पहले माइनस, और फिर -3 गुणा में 3, ये आएगा -3 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब जे के कैप का देखेंगे, तो के कैप का कैसे देखेंगे, के कैप में क्या है, के कैप में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ब्लॉक हो जाएगी, तो बचेंगे ये, तो 1 गुणा पी,
1 गुणा पी और माइनस, इधर वाले को माइनस करते हैं हमेशा, 2 गुणा 3, ये आ जाए। अब इसको सोल्व करके लिख लेते हैं कि ये 5 दुए कितने जाएंगे 10, ये आएगा 10। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ए वेक्टर तो हमारा साथ में चल रहा है, बी वेक्टर के लिए मान कितना आएगा, तो पहले आई कैप का आएगा 10, ब्रैकेट बड़ा लगा लेता हूँ, डॉट में है 10, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाए प्लस, 10 प्लस 3p, 3p आई कैप, फिर क्या है, फिर है माइनस का निशान, और 1 गुणा 5, और ये कितना आएगा, ये आएगा 3 3 9 9, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 जे कैप, ठीक है। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1 गुणा पी, यानी कि p माइनस 6 हो जाएगा ये, प्लस में p माइनस 6, कौन सा कैप, के कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मान और करना है। ए वेक्टर का मान कितना है, ए वेक्टर का मान है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डॉट में ये मान कितना है, ये मान है 10 प्लस 3 पी कैप यानी कि आई कैप, और माइनस 14 जे कैप प्लस पी माइनस 6 के कैप। अब अदिश गुणा कैसे करते हैं, आई कैप का गुणांक आई कैप के साथ गुणा होगा, तो आई कैप का गुणांक यहाँ कितना है 2, और यहाँ कितना है 10 प्लस 3p, तो 2 10 प्लस 3p आ जाएगा। फिर जे कैप का निशान यहाँ किसका है, माइनस का, तो प्लस का निशान लगाऊंगा, फिर -1 गुणा कितना करूंगा, इधर कितना है माइनस का 14 है, ठीक है। अब प्लस का निशान, और यहाँ क्या करूंगा मैं, इधर के का गुणा कितना है 1, और यहाँ कितना है p माइनस 6, तो 1 गुणा में p माइनस 6 हो जाएगा ये, और ये सारा मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो ये 0 कर दूंगा मैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 को 2 से करेंगे, अंदर 2 को अंदर गुणा कर रहे हैं, तो 20 प्लस में 6p, और ये हो जाएगा -1 गुणा -14 कितना हो जाएगा, प्लस का 14, और ये बनेगा p माइनस 6 बराबर 0। तो 30 और 14 34 और 6 40, तो इसमें अपने कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है कुछ, 2 गुणा 5 2 1 2 -3 3p 5, 2 गुणा 5 माइनस -3p माइनस 1 गुणा 5 माइनस माइनस प्लस, और फिर वापिस क्या लगाया माइनस, तो 9 और 5 14 जे के p माइनस 6 के कैप। अब इसको जोड़ देते हैं अपने, p आएगा 7p, और 20 और 14 कितने हुए 34, 34 में से 6 के कितने बच गए 28 बराबर 0। सही है कैलकुलेशन अपनी। तो ये आ गया 7p प्लस 28 बराबर 0। अब क्या होगा, तो 7p बराबर कितना होगा माइनस का 28, और p बराबर कितना होगा, p बराबर होगा 28 बट्टा में 7, कितना आएगा माइनस का 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे कर देंगे, तो यानी कि दोनों काम करने इसमें, पहले दोनों का सदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल का जो भी आंसर है उसको ए वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल और करना है, और उसका मान 0 के बराबर रख देना है, क्योंकि 3 सदिशों के समतुल्य होने के लिए कंडीशन होती है। तो ये व्याख्या की गई यहाँ पे, मैंने साथ में कर दी, ए कैप का गुणांक यहाँ 2 कर दिया साथ में, और फिर यहाँ पे -1 कर दिया, एक इसका एक साथ किया बुक में, तो आप समझ लेंगे इसको। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फिर आप थोड़ा सा और बुक को अंदर जो 1 2 लाइन और बढ़ा सकते हैं।
आगे चलते हैं अब। एक वस्तु तीन बलों F1 वेक्टर, F2 वेक्टर तथा F3 वेक्टर की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में है तो निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो मतलब एक वस्तु पर तीन बल लग रहे हैं, एक है F1 वेक्टर, एक है F2 वेक्टर। साम्यावस्था में है, इसका मतलब इन दोनों का परिणामी इधर है और तीसरा बल है वो इधर लग रहा है। साम्यावस्था होने का मतलब यही है कि इन दोनों का परिणामी ऊपर है और ये जो परिणामी है वो इसके परिणाम इस परिमाण के क्या होगा, बराबर। यानी कि इन दोनों का परिणामी बल मान लो वो आ गया F4 वेक्टर, तो F4 वेक्टर और F3 वेक्टर का परिमाण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तभी इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे, या मैं ऐसे लिखूंगा, अगर F4 वेक्टर नहीं मान रहे हो तो ये ऐसे लिखूंगा कि F3 वेक्टर है, यानी कि ये जो लाइन है ये किसका मतलब कौन सा परिणामी है, F1 और F2 का परिणामी, F1 प्लस F2 का परिणामी इधर आएगा, तो वो किसके बराबर होगा, F3 वेक्टर के बराबर होगा। ऐसे लिख सकता हूं। ये तभी संभव है, ऐसा आपने देखा होगा। आप नहीं देखा है तो आप जो 12वीं क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है उसमें एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हैं उसको। तो साम्यावस्था में तीनों का योग कितना होता है, 0 होता है, तो ये बात सही है। अगला है कि F1 माइनस F1 माइनस F2, यानी कि F1 में से F2 घटाऊं तो वो F3 से क्या आएगा, छोटा, लेकिन F1 प्लस F2 है वो F3 से बड़ा है। ये बात भी सही है कि इन दोनों सदिशों का, क्योंकि इन दोनों का जो परिणामी है वो F3 के बराबर है, तो F1 के परिमाण में से F2 का परिमाण घटाऊं तो वो F3, यानी कि F1 माइनस F2 करूंगा तो वो तो F3 से क्या आएगा, छोटा या बराबर आ सकता है, या फिर F1 और F2 का मान है वो बड़ा आएगा किससे, F3 से, या बराबर आ सकता है। ये बात भी सही है क्योंकि परिणामी है ना ये, तो इन दोनों का जो योग और जोड़ है वो ज्यादा से ज्यादा बराबर आ सकते हैं। कभी भी इन दोनों का जो घटाव है, इन दोनों का घटाव कभी भी F3 से बड़ा नहीं आएगा। हाँ, इन दोनों का टोटल है, यानी कि सीधा परिमाण F1 प्लस F2 वो ज्यादा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बल है 3 न्यूटन और एक बल है 4 न्यूटन, तो इनका परिणामी मान लो कितना आ गया, 5 न्यूटन, और इसके विपरीत भी फिर कितना होगा, F3 5 न्यूटन होगा ना। इससे आप समझ सकते हो कि 4 और 3 कितने हो गए, टोटल 7, लेकिन ये कितना है, 5, तो 7 बड़ा होता है 5 से, यानी कि F3 है, F3 से बड़ा होगा कौन, F1 प्लस F2, ये हो सकता है। और इन दोनों में से घटाऊं 4 माइनस 3 करूँ कितना आएगा, 1 न्यूटन, जबकि ये कितना है, 5 न्यूटन है, तो ये अब F3 है वो F1 माइनस F2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे समझना है। F1 F2 वेक्टर था, F3 वेक्टर एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाओं के द्वारा। इसको ही आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं, इस वाले को ही आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसको तो आप ऐसे ही रख दो और इस वाले को उठा के यहाँ लगा दो, और फिर ये वाला है वो थोड़ा इधर करके ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे समझो। तो ये कौन है, F2 वेक्टर, ये कौन है, F1 वेक्टर, और ये कौन है, F3 वेक्टर। समझ में आ रही बात। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, और ये कौन है, F3 वेक्टर है। इससे भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं, यानी कि तीनों सदिशों को हम त्रिभुज के द्वारा दिखा सकते हैं, तीनों सदिशों को हम त्रिभुज से दिखा सकते हैं। तो F1 और F2 का जो परिणामी आएगा ये होगा, और इसके जस्ट विपरीत कौन होगा, F3। तभी तो क्या आएगी, साम्यावस्था आएगी, तभी क्या आएगी, साम्यावस्था आएगी। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। F1 प्लस F2 प्लस F3 का परिमाण बराबर 0, तो परिमाण कभी भी 0 नहीं होगा। आप इसमें और इसमें फर्क समझ रहे हैं, ये विद डायरेक्शन है तब तो 0 आएगा, यानी कि सदिश योग तो 0 आएगा, लेकिन सिर्फ परिमाणों का योग कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका गलत ऑप्शन यही है, चौथा ऑप्शन इसका गलत है। थोड़ा सा आप सदिशों के बारे में पढ़ेंगे
एनसीईआरटी में तो आपको इस सभी लाइनों का अर्थ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये व्याख्या में इतना ही लिखा हुआ है। यदि दो सदिश ए वेक्टर बराबर 6i माइनस 8j प्लस 4k तथा बी वेक्टर बराबर 4i माइनस 6j प्लस pk परस्पर लंबवत है तो p का मान होगा। तो ये पहले भी ऐसा प्रश्न आया था, सेम वैसा ही आ गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपको पता है लंबवत दिया हुआ है, ऐसे p का मान पूछे, जैसे दूसरा प्रश्न था ये बुक में, उसके जैसे है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे। अदिश गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, और थीटा का मान कितना डिग्री है, लंबवत है तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब ए बी कोस थीटा, और ए बी कोस थीटा का मान कितना 0। तो मतलब राइट हैंड साइड वाली रकम 0 हो जाएगी। फिर ए वेक्टर का मान रख दिया और इस बी वेक्टर का मान भी रख दिया और इनका अदिश गुणा कर दिया। तो कितना आएगा, 24 प्लस 48 प्लस 4p बराबर 0। तो 4p बराबर -72, तो p बराबर 18 आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कर सकते हैं इसको, माइनस का 18 आंसर आएगा। देखिए ऐसा प्रश्न कितनी बार आ चुका है। तो मतलब अगर आप सदिश और अदिश गुणनफल भी पढ़ लेते हो और एक वो जो दो सदिशों का वर्ग कैसे करते हैं वो सीख लेते हो, तो लगभग क्वेश्चन कवर हो जाता है सदिश में। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान होगा। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, तो ए को ए से करेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर ए को किससे करेंगे, बी से। तो माइनस लगा देंगे, पहले ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आएगा, और ए वेक्टर लिखूंगा, फिर किसका निशान लगाऊंगा, क्रॉस का। ये सदिश गुणनफल का निशान है, इसीलिए आप डॉट नहीं लगाएंगे इसमें, ये आ जाएगा। तो ए का कर दिया, बी का करो, बी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस आएगा, और बी वेक्टर क्रॉस क्या आएगा, ए वेक्टर, और फिर प्लस और माइनस क्या आएगा यहाँ पे, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा। और जब उसी सदिश से सदिश गुणनफल करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 0 आता है। तो मतलब ये पार्ट है वो 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछा कि इसका किसके बराबर आएगा मान, तो अब हमारे पास बच गया माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आपको बराबर करना है, कितना आएगा, ये पूरा ये बराबर करना था, ये पूछा था। तो ये कितना आएगा, ऑप्शन देखें अपने। तो ये जो है ये बड़ा, इसको मैं लिख सकता हूं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसको लिखा जा सकता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन निशान किसका लगाया जाएगा, माइनस का। किसका लगाया जाएगा, माइनस का। या फिर मैं इस माइनस को इधर लगा देता हूँ कि इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है वो आएगा माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, तो मैं इसको भी सीक्वेंस, जब मैं बी को पहले लिखता हूँ और ए को बाद में लिखता हूँ, सदिश गुणा में स्थान बदलते ही निशान बदल जाता है। यानी कि ए की जगह बी लिख रहा हूँ, बी की जगह ए लिख रहा हूँ, तो इस पूरे का मान कितना आएगा, इस पूरे का मान आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, प्लस में आगे भी कितना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो कितना आएगा, ये एक बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ये भी एक, तो कितने हो गए, दो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये इसका 4th नंबर आंसर सही हो जाए। ऐसे कर देंगे इसको, बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सदिश गुणा वालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, ये व्याख्या दी हुई इसकी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है ए बी बट्टा 2 माइनस का ए बी बट्टा 2। ए बी क्या है, परिमाण है, ए का परिमाण है और बी का परिमाण, ए व बी के बीच का कोण पूछा है। तो आपको दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का ए बी बट्टा में 2। ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी, ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल।
कोण पूछा है तो हम इस अदिश गुणनफल को कोणों के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखते हैं? वो होता है ए बी कोस थीटा बराबर कितना आएगा, माइनस का ए बी बट्टा 2 है, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा कोस थीटा बराबर माइनस का 1/2। इधर भी गुणा में इधर भी गुणा में तो कट जाते हैं ना, तो ये थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स 1/2 माइनस का, और कोस का मान -1/2 कितने डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। अदिश गुणनफल से किया हमने। देखिए आप अदिश गुणनफल के ऊपर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, 4 प्रश्न आ चुके हैं 10 में से। तो आगे चलते हैं। अब आपको दिए हुए हैं 2 सदिश, एक है 3i के प्लस 4j कैप का i प्लस j कैप के अनुदिश घटक, यानी कि इसके अनुदिश घटक पूछा है। तो इसको अपने समझने के लिए इसको हम मान लेंगे ये ए वेक्टर है और ये कौन है, बी वेक्टर। तो आपसे पूछा है ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश घटक। तो इसको करेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको काम क्या करना होगा, आपको निकालना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी कैप, यानी कि बी कैप का मतलब बी वेक्टर का एकांक सदिश निकालना होगा, बट्टा में बी वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण। इतना काम आपको करना होगा तब ये निकलेगा। तो हम मान लिखें पूरे। तो ए वेक्टर का मान कितना है, 3i प्लस 4j, और डॉट करना है इनका ना, बी वेक्टर, ये मैं बड़ा ब्रैकेट लिखता हूँ, बी वेक्टर का मान कितना है, i प्लस j, ये इतना लिख दिया। बार क्या है, बी कैप है, बार कौन है, बी कैप। बी कैप अलग निकाल देता हूँ। बी कैप क्या होगा, बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर बट्टा में बी वेक्टर का परिमाण, ये होता है बी कैप। तो बी वेक्टर कितना है, i प्लस जे, और बी वेक्टर का परिमाण कितना आएगा, तो बी वेक्टर का परिमाण आएगा इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक भी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, √2 आएगा। कितना आएगा, √2। तो ये इसका बी वेक्टर का परिमाण आ जाएगा। तो मतलब हमने इसको सोल्व कर लिया। ये कितना है, ये i प्लस जे बट्टा में √2। अब बी वेक्टर का परिमाण, तो बी वेक्टर का परिमाण कितना है, तो बी वेक्टर का परिमाण आपको पता है कितना है, बी वेक्टर का परिमाण है √2, तो ये √2 आ जाए। ऐसे कर देंगे। अब इनका अदिश गुणा करेंगे अपने। ये ए का मान रखा हुआ है, ये बी का मान रखा हुआ है, बाहर कौन है, बी कैप। बी कैप का मान अलग से निकाल दिया। नीचे बी वेक्टर का परिमाण है, तो बी वेक्टर का परिमाण होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 को, ये 3i कैप का गुणांक और यहाँ 1 है, 3 गुणा 1 हो जाएगा, यानी 3 गुणा 1 3, और फिर होगा 4 गुणा 1, जे कैप का गुणांक यहाँ 1 है, तो 4 गुणा 1 4 हो जाएगा, बट्टा में कितना है, √2, और गुणा में i प्लस जे के बट्टा में √2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7 i के प्लस जे के बट्टा में 2, ये इसका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है जो आया हुआ है लास्ट 2023 में सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था। तो आगे चलते हैं। ये कैसे किया हमने, देख सकते हो आप। व्याख्या, दो एकांक सदिश एक कोण पर इस प्रकार झुके हैं कि उनका परिणामी सदिश भी एक एकांक सदिश है, वह कोण है। तो मान लेते हैं एक एकांक सदिश है पी कैप, एक एकांक सदिश है क्यू कैप, और एक एकांक सदिश है आर कैप। अब एकांक सदिश का मतलब है कि इसका परिमाण, यानी कि पी कैप का परिमाण भी 1 है, क्यू कैप का परिमाण भी कितना है, 1 है, और ये कह रहा है इन पी और क्यू का जो परिणामी है आर, वो भी क्या है, एकांक सदिश, यानी कि आर कैप का परिमाण भी कितना है, 1 है। सब का परिमाण कितना है, 1 है। तो उनके बीच का कोण पूछा है। तो आपको दिया क्या हुआ है कि आर कैप बराबर है
पी कैप प्लस में क्यू कैप। ये दिया कि इन दोनों का परिणामी कौन है, आर। तो इस परिणामी आर का मान कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे आर कैप का परिमाण होगा पी कैप का स्क्वायर प्लस क्यू कैप का स्क्वायर। हम समांतर चतुर्भुज के नियम की बात कर रहे हैं, पी कैप क्यू कैप और कोस थीटा, और साथ में क्या होता है ऊपर रूट, यही होता है। ये आर कैप का परिमाण है। तो अब सब का परिमाण कितना, एक है ना, तो जहाँ पी क्यू आर रखे हैं सब की जगह एक रख दो। तो एक, यहाँ भी एक प्लस एक प्लस दो गुणा एक और कोस थीटा। तो ये एक बराबर ये कितना आएगा, ये आएगा दो प्लस में दो कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्यों कौन चाहिए हमारे को, कोस थीटा को वर्ग से बाहर, वर्गमूल से बाहर लाना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इधर एक का स्क्वायर और इधर वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आएगा दो प्लस दो कोस थीटा। एक का वर्ग एक होता है, ये दो इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा एक माइनस दो बराबर दो कोस थीटा, या दो कोस थीटा बराबर एक में से दो बच गया तो कितना बचा माइनस एक, तो कोस थीटा बराबर आएगा माइनस का एक बट्टा दो। तो थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स एक बट्टा दो। कोस का मान एक बट्टा दो कितने डिग्री पे होता है, 120 डिग्री। ऐसा प्रश्न आगे भी आएगा, इसमें उसमें फर्क है। उसमें क्या है कि दो सदिश का परिमाण आपस में क्या है, बराबर है, और उनके परिणामी का परिमाण भी उनके क्या है, बराबर। तो ये सिर्फ एकांक सदिश यूज किया और वहां सीधा सदिश यूज किया, तो वो आंसर भी 120 डिग्री है। मतलब दो सदिश जो परिमाण में समान है, उनका परिणामी का मान भी उनके दोनों के अलग अलग परिमाणों के क्या है, बराबर हैं, तो उनके बीच का कोण सदैव कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। ये आप याद भी रखें। आगे चलते हैं। दो सदिशों के परिणामी के अधिकतम व न्यूनतम परिणाम क्रमशः 17 इकाई एवं 7 इकाई है। यदि ये दोनों सदिश एक दूसरे से समकोण पर हो तो परिणामी का परिमाण कितना होगा। तो आप दो सदिशों का अधिकतम और न्यूनतम मान से क्या समझते हैं, अधिकतम मान कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, वो दोनों सदिश एक दिशा में तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और न्यूनतम कब आएगा, जब जस्ट विपरीत हो एक दूसरे के, एक इधर है और एक इधर है, तो उनका परिणामी सबसे कम है, क्योंकि एक में से दूसरे का घटेगा। तो वो कब होगा, जब उनके बीच का कोण विपरीत दिशा, मतलब उनके बीच का कोण कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 80 डिग्री। तो मान लेते हैं कि वो दो सदिश हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर, और परिणामी कितना है, परिणामी मान लेते हैं वो है आर वेक्टर। कौन है, आर वेक्टर। तो पहली कंडीशन है ए और बी के जोड़ के बाद जो आर आ रहा है उसका मान अधिकतम है, यानी कि आर का मान मैक्सिमम है। तो आर का मान मैक्सिमम कब होगा, जब ए प्लस क्या होगा, बी, और वो कितना दिया हुआ है, 17 इकाई, मतलब कोई मात्रक होगा उसका, 17 दिया हुआ है। यानी कि ये कब होगा, जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। ए और बी के बीच का कोण कितना हो, थीटा, उसका मान 0 डिग्री। और न्यूनतम मान कब होगा, जब होगा ये ए माइनस बी, और वो कितना दिया हुआ है, 7, और ये कब होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री। इससे आपको क्या होगा, आपको ये पूछा है कि यदि उनके बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब उनका समकोण पर हो दोनों, तो परिणामी कैसे निकालेंगे, तब परिणामी निकलेगा 90 डिग्री है अगर दो सदिश, तो आएगा ए स्क्वायर समांतर चतुर्भुज के नियम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 डिग्री। लेकिन ये मान निकालने के लिए आपको ए और बी के मान चाहिए, तो वो हम इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे। ए प्लस बी 17 और ए माइनस बी 7 है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। ए और ए कितना हो गया, 2a, और बी प्लस का और या माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो और बराबर कितना है, जोड़ा है 17 और 7 कितने हो गए, 17 और 7 24। तो ए कितना आएगा, ए आएगा 24/2, यानी कितना आएगा, 12। तो अब इस समीकरण से ए का मान तो है 12 प्लस बी बराबर 17, तो बी बराबर आएगा 17 माइनस 12, कितना आएगा, 5, यानी कि बी का परिमाण कितना है, 5। अब ये मान निकाल के हम यहाँ रख देंगे, तो 90 डिग्री पर यानी कि समकोण पर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए का मान कितना है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 गुणा में, लेकिन कोस 90 कितना हो जाएगा, 0, तो ये पूरी रकम ही कितनी हो जाएगी, 0। 144 प्लस में 25, तो कितना आएगा, 169 का रूट, और वो कितना आएगा, 13।
कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ये आएगा 13। तो ऐसे किया है हमने बढ़िया से, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है, काम कर सकते हैं आप आराम से। नियतांक p का मान था कि सदिश a वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप एवं b वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस pk कैप परस्पर क्या है? लंबवत है। तो ये फिर क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये ऐसा लंबवत सदिशों को देकर किसी गुणांक का मान, मतलब a b c d या कुछ दे दे यहाँ पर, कुछ भी दे दे यहाँ पर, इसका मान निकालना। तो ये तीसरी बार आया है। करना क्या है कि इन दोनों का सदिश गुणनफल है, वो सदिश नहीं, अदिश गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90, क्योंकि दोनों सदिश क्या दिए हैं? लंबवत। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस 90, और इधर ए का मान रख देंगे, यहाँ बी का मान रख देंगे 0, और फिर इनको गुणा कर देंगे। तो 3 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6, फिर -4 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 को p से गुणा करेंगे, 2p बराबर 0, 6 और 12 कितने होगा? 18, 18 इधर जाएंगे तो 2p बराबर 18, ये आएगा 2p बराबर 18, किसका आएगा? माइनस का। तो p बराबर आएगा माइनस का 18/2, यानी कितना आएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? माइनस का 9, माइनस का 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। एक नाव की स्थिर पानी में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को संभव लघुत्तम पथ पर 15 मिनट में पार करती है। नदी के पानी की चाल होगी। तो एक नदी है, ऐसे डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये नदी है और कितने किलोमीटर चौड़ी है? तो ये जो चौड़ाई है इसकी है ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब है, किलोमीटर में मान दिया तो बदलने की जरूरत नहीं है, मान किलोमीटर में दिया ना, उत्तर मीटर में निकालने की जरूरत नहीं है। तो चौड़ाई है इसकी वो कितनी है? 1 किलोमीटर। और स्थिर पानी में चाल कितनी है नाव की? अगर पानी एक जगह स्थिर है तो नाव की स्पीड खुद की क्या ओरिजिनल स्पीड है? वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ये दिया हुआ है बी बोट, कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर हॉर, इसके सापेक्ष, स्थिर पानी के सापेक्ष। और ये संभव लघुत्तम पथ पार करना चाहती है, मतलब जो नाव है वो यहाँ है, इस बिंदु ए पर है, और लघुत्तम संभव पथ का मतलब कि वो इसके जस्ट सामने वाले किनारे पे जाना चाहती है, यानी कि यहाँ जाना चाहती है इस। अगर मान लो अब ये सीधी तो जाएगी नहीं, सीधी क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि नदी चल रही है। ये कह रहा है नदी के पानी की चाल ज्ञात करो, मतलब नदी का पानी चल रहा है, तो आपको पता है नाव ऐसे जाएगी और पानी इधर जा रहा है तो नाव इधर मुड़ती जाएगी ना, ऐसे नाव ऐसे मुड़ती जाएगी। तो फिर आप ए से डायरेक्ट बी पर पहुंचना चाहते हैं तो आप सीधा चले तो आप यहाँ पहुंचेंगे, सीधा चले, मान लो पानी इधर जा रहा है, पानी किधर जा रहा है? पानी मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐसे, ये बी वाटर, वाटर की चाल है वो इधर है। तो फिर पानी नाव को इधर भागे इधर ले जाए, लेकिन नाव यहाँ पहुंचना चाहती है, जिसका मतलब है कि नाव को ऐसे नहीं, ना ऐसे जाना है और ना ऐसे, इधर जाना पड़ेगा। ऐसे चलेगी ना तो फिर वो कहीं जाकर यहाँ कुछ पानी भी इसको इधर लेके जाएगा, क्योंकि जब पानी चल रहा है तो परिणामी चाल है वो 5 नहीं रहेगी, जैसे 5 दे रही है वो 5 नहीं रहेगी। पानी और जो नाव की चाल, उन दोनों की परिणामी चाल बन जाएगी, वो होगी ये बी बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये वाली परिणामी चाल हमारे को इस दिशा में चाहिए। और ये किसकी चाल है? ये है बोट की, बोट इधर लेके जाएंगे। बी का मान आपको दिया हुआ है, बी का मान आपको दे रखा है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? नदी के पानी की चाल, यानी कि आपको बी वाटर ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि ये आएगा बी स्क्वायर बराबर बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस में बी डब्ल्यू। ये बी और बी डब्ल्यू क्या है? स्थिर धरती के सापेक्ष चाल है, और बी डब्ल्यू क्या है? बोट की पानी के सापेक्ष चाल है, जो कि ये है एक्चुअल चाल। ये
परिणामी वेग ये होगा। परिणामी वेग कौन सा होगा? ये, क्योंकि ये इधर जाएगी और पानी की स्पीड दोनों का परिणामी आएगा और रिजल्टेंट वो आएगा इधर। आपको किसका मान चाहिए? पानी की चाल, यानी कि वी डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है। तो वी डब्ल्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ? वो होगा वी बी स्क्वायर माइनस वी बी डब्ल्यू स्क्वायर। तो वी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? रूट में वी बी स्क्वायर माइनस वी बी डब्ल्यू स्क्वायर। ये अब वी बी का मान तो पता है आपको कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वी बी डब्ल्यू का मान आपको पता नहीं है। तो अब आपसे पूछेगी ए से बी तक, चलो ए से गई है, लेकिन ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा है? तो ए से बी तक जाने में लगा समय, वो कितना है? समय टी बराबर है 15 मिनट। और 15 मिनट को अगर घंटे में बदलूंगे, कि चाल घंटे में दे रखी है, तो कितना आएगा? 15 में 60 का भाग दे देंगे, यानी कि 1/4 घंटा आएगा। कितना घंटा आएगा? 1/4 घंटा। ठीक है, तो टाइम लगा है 1/4 घंटा। और विस्थापन कितना है? ए से बी तक सीधी लंबाई, तो विस्थापन कितना है? तो विस्थापन जो है वो दे रखा है आपको, डी मान लेते हैं, वो है 1 किलोमीटर। तो वेग कैसे निकालेंगे? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। तो वेग कौन सा आएगा? ये वाला वेग आएगा, क्योंकि यही विस्थापन तय किया है। तो वी बी डब्ल्यू का मान कितना आएगा? वी बी डब्ल्यू बराबर आएगा विस्थापन कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर, मेन बट्टा बट्टा में समय 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास सारे मान तैयार हैं, बस वी बी और वी बी डब्ल्यू के मान रखने हैं। तो व्याख्या क्या है? स्थिर पानी में चाल दे रखी है, नदी की चौड़ाई डी बराबर 1 किलोमीटर, नदी को लघुत्तम पथ पार करने में लगा समय 1/4 घंटा हो गया। आपको नदी के पानी की चाल ज्ञात करनी है। यदि नाव की पानी के सापेक्ष परिणामी चाल कितनी है? वी बी डब्ल्यू हो, तो ये डायग्राम बनाया मैंने, ये आप देख सकते हैं, ऐसे जाएगी नाव। तो वी बी डब्ल्यू का मान 4 आएगा, और पाइथागोरस प्रमेय में से वी डब्ल्यू का मान आएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी बी डब्ल्यू स्क्वायर। तो वी बी का मान 5 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16, तो आएगा रूट में 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3। तो पानी की चाल कितनी आएगी? पानी की चाल आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी। आगे चलते हैं हम। यदि दो सदिश का परिणामी क्रमशः 7 व 3 है, तो निम्न में से कौन सा मान इनके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता? सात व कितने हैं? 3 है। तो निम्न में से कौन सा इनके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता? तो इसको कैसे करेंगे अपने? तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर। ए वेक्टर का जो परिमाण है वो तो कितना है? 7, और बी वेक्टर का परिमाण है वो कितना है? 3। तो मान लेते हैं इन दोनों का जो परिणामी है वो कौन है? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम में दोनों जुड़ते हैं, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण प्लस में बी वेक्टर का परिमाण कितना आएगा? 7 + 3 = 10। और मिनिमम से मिनिमम मान कितना हो सकता है? तो एक में से दूसरे को घटा देंगे, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण माइनस बी वेक्टर का परिमाण, जो कितना आएगा? 7 - 3 = 4। तो 7 और कितने हो गए? 10, यानी कि इनका मान कैसे होगा? मिनिमम से अधिकतम। तो मिनिमम कितना है? 7 से 10 के बीच में मान होने चाहिए, 7 से 10 के बीच में। तो 7 से 10 नहीं, सॉरी 7 नहीं, 4 से 10 के बीच, 4 से 10। मिनिमम मान कितना? 4 और अधिकतम मान 10। 4 से 10 के बीच में जो मान है वो मान हो। तो 5 है वो भी 4 से 10 के बीच में, 7 है वो भी 4 से 10 के बीच में, 4 तो खुद है ही, तो बचा कौन? 3। 3 है वो 4 से 10 के बीच में नहीं आता, तो ये कौन सा परिमाण नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता। वही अधिकतम और न्यूनतम मान से हम ये आइडिया लगा लें। आगे चलते हैं अब।
तो ये बुक में किया हुआ है, आराम से आप समझ सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकाले, बढ़िया तरीके से करवाया है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है उसी भाषा में जवाब दिए गए हैं। दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो हमेशा सत्य है जब ए वेक्टर का परिमाण किसके बराबर हो, बी वेक्टर के, और दोनों का मान 0 के बराबर नहीं हो। ए वेक्टर लंबवत है किसके, बी वेक्टर के। तो ये शायद हमने पहले किया है कि जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो परिमाण और ए माइनस बी वेक्टर हो, तो जो इसका आंसर आता है कि ये दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत। ये मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था ये, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर है 3 उसके जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 के बिल्कुल जैसा ही। करना क्या है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये आएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, यानी 0, और cos का मान 0 कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ए और बी क्या है, लंबवत है, क्योंकि थीटा किसके बीच का कोण निकाला आपने, ए और बी के बीच का कोण निकाला है। इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब ये करके भी बताया आपको। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है माइनस का √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान होगा। तो इसमें सिंपल ये है कि आपको इधर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करना है, इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लिख लेते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिर्फ परिमाण लेना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी, वो होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप को इकाई सदिश हो रहा है। लेकिन आपको परिमाण उठाना है, दिशा नहीं। तो एन कैप क्या है, दिशा। आपको सिर्फ ये क्या है, परिमाण, ये परिमाण उठाना है, क्योंकि मोड लगा हुआ है ना। इसका मान आएगा ए बी साइन थीटा बराबर √3, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बहुत बार आ चुका है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा के बट्टा में आ जाएगा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर √3। ठीक है, तो यहां से टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा बराबर आएगा √3, और थीटा बराबर टेन इनवर्स √3, और थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। तो मतलब टेन का मान कितना डिग्री आ गया है, 60, यानी थीटा का मान। किसके थीटा का मान, सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण कितना आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री प्राप्त कर लिया। अगर आप कंफ्यूज होगी थीटा किसके बीच का होता है, तो साइन थीटा किसके साथ लिखा हुआ है, ए बी के साथ लिखा, मतलब ये थीटा किसके बीच का कोण है, ए और बी के बीच का। ठीक है, अब आप क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालना है आपको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये मान आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले थीटा निकालना होगा, फिर आप ए प्लस बी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, ये भी 2 बार आया हुआ है एग्जाम में प्रश्न। किसी कण पर 2 बल एफ वेक्टर व एफ वेक्टर लग रहे हैं, यानी एफ वेक्टर एफ वेक्टर, इसका मतलब दोनों का परिमाण एफ एफ बराबर है, तथा उनका परिणामी बल भी कितने हैं, एफ है। तो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि 2 बल हैं या 2 सदिश हैं, उनके परिमाण बराबर है, लेकिन उनका परिणामी का परिमाण भी उनके क्या है, बराबर है।
तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 120 डिग्री। कितना डिग्री है, 120 डिग्री। सॉल्यूशन करके दिखाया है कि हमने जो माना दो बल कितने कौन कौन है, पी और क्यू वेक्टर था, परिणामी बल आर वेक्टर है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर सभी कितने एफ वेक्टर हैं, यानी कि तीनों का परिमाण आपस में बराबर है। तो हमने परिणामी बल निकालने का जो समांतर चतुर्भुज का नियम है वो फॉलो कर दिया है। आर बराबर रूट में, तो लेकिन आर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा और यहाँ से थीटा का मान 120 डिग्री निकाल दिया। आप चेक कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा आपसे। एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है तथा जल धारा इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की परिणामी चाल है। तो मोटर बोट उत्तर दिशा में चल रही है कितने चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो अपने आप को पहले आप डायरेक्शन बनाएंगे, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे उसी आधार पे प्रश्न होगा। तो डायरेक्शन बनाने के लिए जो आपका डायग्राम बनाया हुआ है किताब में, मैं उसी को फॉलो करूंगा। तो डायरेक्शन है कि ये नॉर्थ है, ये फिर साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है। क्या कह रहा है कि मोटर बोट उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उत्तर दिशा ये होगी तो मोटर बोट इधर जा रही है ऐसे, ये है मोटर बोट का वेग, ये मोटर बोट वी भी लिख देता हूं बोट। इसका मान कितना दिया आपको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जलधारा इसी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की परिणामी चाल होगी। इसमें कुछ ये डायग्राम यूज नहीं करेंगे अपने, इसमें दूसरा डायग्राम यूज करना पड़ेगा आपको। मैंने सोचा आगे वाला प्रश्न आगे, मोटर बोट पे 2 प्रश्न है तो इसका डायग्राम अपने यूज करेंगे नदी वाला, कि मोटर बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है वी वेग से, इसका मान दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जल धारा की चाल, जल धारा हम कह रहे हैं कि इधर जा रही है वी डब्ल्यू, उसका मान भी दिया हुआ है। और अब मोटर बोट चलेगी तो ऐसे, लेकिन पानी इसको बहा के इधर ले जाएगा तो इधर ही जाएगी, तो मतलब परिणामी चाल है वो ये नहीं रहेगी। परिणामी चाल पानी और दोनों का परिणामी क्या आएगा, ये आएगा, और यही मान आपको ज्ञात करना है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी। ये सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। तो कितना आएगा, तो ये आएगा, ये कर्ण है, कर्ण बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर प्लस वी। ये कर्ण है, ये इसको लंब मान लो और इसको क्या मान लो, आधार मान लो। तो मान वी का मान 40 है और वी डब्ल्यू का मान 30 है, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1600 और ये आएगा 900। 1600 और 900 कितने होगी, 2500। 2500 का रूट कितना होता है, 50। बिल्कुल सिंपल है, ये कर सकते हैं आप आराम से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नहीं करना है, ये इस आगे वाले प्रश्न पे लागू होगा फॉर्मूला। ये डायग्राम ये है, मोटर बोट उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जल धारा का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा जल धारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर ही मोटर बोट की परिणामी चाल का मान लगभग होगा। इसके लिए अभी वो जो डायग्राम बनाया था वो बनाना है आपको। ये वाला, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये है ईस्ट। तो मोटर बोट उत्तर की तरफ जा रही है इधर, तो ये मोटर बोट यहाँ जा रही है उत्तर की तरफ वी, तो ये वी है। और इस क्षेत्र में जल धारा का वेग कितना है, 12 किलोमीटर। लेकिन जल धारा कैसे चल रही है, जल धारा की दिशा बताइए, दक्षिण से पूर्व की ओर। तो ये दक्षिण है और इधर पूर्व है, यानी कि इनके बीच में, दक्षिण और पूर्व बीच में। लेकिन दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री, इसका मतलब दक्षिण वाली लाइन है उस पे कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल बनाना है आपको। ये 60 डिग्री एंगल बना दिया। ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री।
ये है जल धारा का वेग यानी कि v वाटर। समझ में आ गई बात? तो देखो मतलब जल धारा ऐसे चल रही है लेकिन मोटर बोट कैसे जा रही है, ऐसे। तो जल धारा मोटर बोट को मोड़ेगी और मोटर बोट ऐसे ना, मतलब जल धारा ऐसे जा रही है तो और मोटर बोट ऐसे जा रही है तो जल धारा इसको इधर कर देगी थोड़ा, तो मतलब ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये इधर। और ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको फिर छोटा बनाना पड़ेगा। इसका परिमाण कितना है? तो इसका परिमाण है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बी वाटर का जो मान दिया वो कितना दिया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बीबी का मान कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बीबी का परिमाण ज़्यादा है तो उसका सदिश जो बनाया है वो लंबा बनाया और इसका सदिश छोटा बनाया। और इनका जो परिणामी होगा वो हम कह देंगे इधर होगा वो। और परिणामी बनाते कैसे हैं? एक मिनट, गड़बड़ हो रही है थोड़ी। परिणामी कैसे बनाते हैं? तो हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। कौन सा चतुर्भुज बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज। ये इन दोनों की परिणामी, मतलब पानी के बाद पानी इसको इधर लेके जाएगा, ये होगी बी बी डब्ल्यू, बोट की चाल विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगी। ये परिणामी है, इसको हमने मान लिया कि आर है, आर वेक्टर है, वी बी डब्ल्यू है वो आर वेक्टर। इस आर का ही मान मोटर बोट की परिणामी चाल ही आपको ज्ञात करनी है। तो परिणामी चाल कैसे निकालेंगे? तो जो इसको हमने आर माना है तो आर का परिमाण कितना आएगा? वो आएगा वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अब ये समांतर चतुर्भुज बन गया है। समांतर चतुर्भुज ये इसको मान लो पी वेक्टर है और ये कौन है? क्यू वेक्टर। तो समांतर चतुर्भुज में परिणामी आर कैसे निकालते हैं? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ऐसे ही निकालते हैं। तो ये भी इससे ही करना है आपको। तो वी डब्ल्यू स्क्वायर वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी और कोस का मान कितना वो देखना है। कोस किसके बीच का कोण है? ये लाइन और ये लाइन, यही है ना। ये पी है और ये क्यू है, या ये वी डब्ल्यू और ये वी बी, कोण किसके बीच का? वी बी और वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू इधर है और वी बी इधर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो ये पूरी लाइन होती है 180 डिग्री की। 180 में ये कोण कितना है बताया हुआ है? 60 डिग्री। तो बाकी ये कोण कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। यानी कि आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 120 डिग्री। वी डब्ल्यू का मान कितना है? तो पानी की चाल है जल धारा की, वो है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। वी बी का मान कितना है? 30 का स्क्वायर प्लस में 2, वी बी का मान है 30, वी डब्ल्यू का मान है 20, यानी कि 2 गुणा 30 गुणा 20। और कोस 120 डिग्री का मान होता है 101/2। ये आएगा 12 का स्क्वायर 144 और 30 का 900, ये हो जाएगा 1044। यार ये 2 से 2 कट जाएगा और 30 दूना 60 यानी कि 600, ये आएगा। आर बराबर 30 गुणा 60 नहीं सॉरी 12 है, 12 36 यानी कि 360 होगा ये, 360। और फिर ये आएगा 684 लगभग। कितना आएगा? 684 और 684 होगा 26.15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। आप व्याख्या में देखेंगे तो डायग्राम और स्पष्ट समझ में आएगा आपको। बुक में आपके व्याख्या दी है, ये डायग्राम है, देखिए बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं। अब जल धारा की वेग चाल को वीसी से लिखा है। किसे लिखा है? वीसी से। हमने किसे लिखा है? वी डब्ल्यू से। तो ये थोड़ा सा आप, हमने इसकी जगह वी डब्ल्यू लिया है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो ये मान आएगा। आगे चलते हैं। अब दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। तो दो इकाई सदिश है, उनका योग भी एक इकाई सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या दिया? मान लेते हैं कि एक इकाई सदिश ए कैप है, एक इकाई सदिश बी कैप है, ठीक है। इनका योग भी एक इकाई सदिश है, तो मान लेते हैं कि ए कैप प्लस बी कैप है, वो कौन है? सी कैप है। कर सकते हैं ऐसा? आराम से कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा क्या? आपसे पूछा है ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ए कैप माइनस बी कैप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे?
तो इसके लिए आपको ए कैप व बी कैप के बीच का एंगल पता होना चाहिए। ए कैप व बी कैप के बीच का कोण निकालना होगा, बीच का कोण। या मैं इसका वर्ग करूं, तो यह आएगा ए कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2 ए कैप और बी कैप। या मैं ए कैप डॉट बी कैप निकाल दूं, क्योंकि इसका परिमाण 1 है, इसका 1 है, और ए कैप डॉट बी कैप का मान अगर मैं प्राप्त कर लूं तो ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे अपन? तो क्या इसको वर्ग करें अपने, तो ये आएगा सी कैप का स्क्वायर बराबर ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो ये भी 1 है, परिमाण तो सबका कितना है 1 है, प्लस में 2 ए डॉट बी। तो कितना आएगा ये 1 और 1 2, इधर आके 1 - 2 हो जाएगा, तो 2 ए कैप डॉट बी कैप। तो ए कैप डॉट बी कैप आएगा, वो आएगा -1/2। वो मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। लेकिन ये किसका है? ये है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर किया हमने। क्या किया है? होल स्क्वायर। क्या किया हमने? होल स्क्वायर। तो कितना आएगा ये आएगा 1 + 1 + 2 गुणा में -1/2, क्योंकि इसका मान आप निकाल चुके हो इस विधि से। तो कितना आएगा ये? तो ये कटेगा इससे, तो कितना आएगा ये आएगा अरे गलती यही हो गई, यहाँ माइनस का निशान आएगा और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 1 + 1 + 1 कितना आएगा? 3 आएगा ये। तो ये आया ए कैप माइनस डॉट बी कैप का स्क्वायर 3। तो ए कैप माइनस बी कैप कितना आएगा? दोनों तरफ अंडररूट कर देंगे तो ये आएगा √3। कितना आ जाएगा ये? √3 आ जाएगा ये। कितना आएगा? √3। तो ये प्रश्न अभी आया था सेकंड ग्रेड 2024 में। और सबसे बड़ी बात है कि अभी लास्ट जो जून में ही हुआ है, हाँ जून के अंदर 29 जून को फिजिक्स का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी ये आया है। मतलब फर्स्ट ग्रेड 2025 में भी आया ये। मतलब यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब 4-5 महीने। वो आपका शायद पेपर हुआ था दिसंबर में हुआ था, कब हुआ था मेरे पूरा याद नहीं है। अब ये मतलब 2-4 महीने में क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया ये। तो ये इसकी व्याख्या दी हुई है कि आप a + b से करके आप a + b क्या है? c माना हुआ है। a + b क्या माना हुआ है? c। तो यहाँ से a डॉट b का मान -1/2 आ गया, फिर a - b का होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो a - b का होल स्क्वायर करने के बाद जो जो मान आप पता है वो रख देंगे, और a - b कितना आएगा? √3 आएगा। कैसे कर देंगे? आगे है दो सदिश ए वेक्टर बराबर कितना है? 2i कैप + 2j कैप + ck कैप, और बी वेक्टर बराबर है i कैप + j कैप + k कैप दिए गए। यदि दोनों सदिश समांतर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। दोनों सदिश क्या है? समांतर है। समांतर मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है? दोनों सदिशों के बीच का कोण है 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपको पता है अदिश गुणनफल वाला लगाना है। ये 5वां प्रश्न है अदिश गुणनफल पे जो आया है। तो मतलब आप अदिश गुणनफल पक्का कर लीजिए, लगभग कन्फर्म है कि आपको अदिश गुणनफल का ऊपर आपको प्रश्न आ जाएगा। यहाँ ए कैप का मान कितना? ए वेक्टर का मान 2i कैप + 2j कैप + ck कैप है, और डॉट बी वेक्टर का मान कितना है? बी वेक्टर का मान है i कैप + j कैप + k कैप बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ ए बी लिख देता हूँ एक बार। अब ए कितना है? ए एक्चुअल में कौन है? ए वेक्टर का परिमाण है। कैसे निकालेंगे? तो आई कैप का गुणांक कितना है? 2 स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक भी कितना है? 2 प्लस के कैप का गुणांक कितना है? सी। ये आएगा। ये किसका परिमाण है? ए का। तो ए का परिमाण कितना आएगा? ए बराबर आएगा 2 का 4 और 4 कितना हो गया? 8 + c स्क्वायर आएगा ये। तो मैं इस ए की जगह लिखूंगा 8 + c का स्क्वायर। ये सिंपल गुणा है, क्रॉस नहीं है, सिंपल गुणा। ये बी का परिमाण कितना आएगा?
बी का परिमाण आएगा, आप देखो आई जे के तीनों के गुणांक 1 है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 आएगा। तो ये आ जाएगा √3, सॉरी ये अंडरूट है, ये अंडरूट है, ये अंडरूट है, रूट स्क्वायर नहीं है। अब इधर अपने कार्रवाई कैसे करते हैं, आई कैप का आई कैप के साथ गुणा, तो यहाँ आई कैप का कुछ गुणांक नहीं है तो 1 होगा, तो 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 गुणा यहाँ भी 1 है, 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा 2, और सी गुणा 1 कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये आएगा 4 प्लस सी बराबर 8 प्लस सी स्क्वायर, 8 प्लस सी स्क्वायर का रूट गुणा में √3, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो इधर तो होगा 4 प्लस सी का होल स्क्वायर और इधर इसका वर्गमूल हट जाएगा दोनों का, तो ये आएगा 8 प्लस सी स्क्वायर इंटू में 3, ये होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर प्लस 8c, 2 गुणा 4 गुणा सी 8c हो जाएगा बराबर, ये कितना आएगा 24 प्लस में 3c स्क्वायर, ये आएगा। अब इसकी हम द्विघात समीकरण बना लेंगे, ये सारा इधर ले जाते हैं, इधर लेके जाएंगे तो 3c में सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जाएगा तो बनेगा 2c स्क्वायर, कितना बनेगा 2c स्क्वायर, और 8c माइनस का हो जाएगा, 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बराबर 0। थोड़ा सा इसको सोल्व और करें तो ये आएगा, दो दो कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 4 बराबर 0। अब आपको ये द्विघात समीकरण बन गया, इससे c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए, यहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है, ये प्लस का 8 बचेगा, प्लस का 8 यानी कि प्लस का 4, गुणा करने पर आना चाहिए प्लस का 4 सी स्क्वायर और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस, तो यानी 4c के 2 टुकड़े कैसे करेंगे, तो सी स्क्वायर 4c के टुकड़े होंगे 2c माइनस 2c प्लस 4 बराबर 0, तो यह आएगा c माइनस 2 माइनस 2c माइनस 2 बराबर 0, तो यह आएगा c माइनस 2 बराबर 0, यानी कि c बराबर 2 आएगा, ये कितना आएगा c बराबर 2 आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी अब की बार है, ये देखिए कितना घुमा के दिया है प्रश्न, अगर ये लंबवत होते तो इतना काम करने की जरूरत नहीं थी, इधर बड़ा पोर्शन होता ही नहीं और काम बढ़ जाता, ये थोड़ा सा हार्ड बना के दिया ये, तो ये भी अच्छा प्रश्न आया हुआ है, ये इसकी व्याख्या दी हुई आप आराम से समझ के कर सकते हैं, तो ये है इसका। तो ये बुक का जो वेक्टर पोर्शन है उसके सब क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, 8 नंबर यूनिट करेंगे अपने, कंटिन्यू चल रहे हैं अपने, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार धन्यवाद। तैयारी करते रहिए अगली भर्ती के हिसाब से, ढीले नहीं होना है कि तैयारी अब बहुत टाइम पड़ा है, आप तैयारी करेंगे लगभग 7-8 घंटे कंटिन्यू पढ़ेंगे, सब मोह माया त्याग के पढ़ेंगे, तो अब आपका सिलेक्शन होगा। ओके, धन्यवाद।